हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीतू अपने हाथों में बैग लेकर मायके आती है और अपना सामान साइड में रखकर अपनी माँ उषा के गले लगकर बोलती है, माँ, मैं तंग हो चुकी हूँ अपने नशेड़ी पति से। अरे नशे तक तो ठीक था, लेकिन अब वो मुझे चरित्रहीन बोलता है। क्या चरित्रहीन? फिर तो बिल्कुल ठीक किया तूने वो घर छोड़कर। अपने नंद की आवाज सुनकर मीरा बाहर आती है और अपनी नंद को देखकर बोलती है, अरे दीदी, आप फिर से अपना बोझ अपने सामान के साथ यहाँ बिना बताए आ गई। वैसे आप इस बार खुद आई हैं या इस बार आपको निकाल दिया गया है? माँ, एक तो मैं अपने पति से परेशान हूँ, ऊपर से यहाँ आकर भाभी, इनको भी मैं जरा भी नहीं भाती। ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे। एक तो मेरी बेटी ऐसे ही इतनी दुखी है, ऊपर से तू उसको ताने मार रही है। माँ जी, मैं ताने नहीं मारी, मैं तो बस पूछ रही थी। रहने दो भाभी, बस बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें। माँ चलो हम अंदर चलकर बात करते हैं, और भाभी आप चाय बनाकर हमारे कमरे में ले आना। इतना बोलकर नीतू अपना सामान लेकर अपनी माँ के साथ उसके कमरे में चली जाती है, जहाँ वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। और कुछ ही देर बाद मीरा उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है और अपने हाथों में चाय का ट्रे लिए कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। पर नीतू को पता चल जाता है और वो अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, आपको छुपकर हमारी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप बाहर हैं, तो अब आप हमारे सामने आ जाइए। मुझे क्या पड़ी है आपकी बातें सुनने की? मैं तो बस चाय लेकर आ रही थी। भाभी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको। अगर जानती होती तो मुझसे कभी बातें नहीं छुपाती। मीरा अपनी नंद को ताने मारकर वहाँ से चली जाती है और रात में सबके सोने के बाद नीतू सबसे नजर छुपाकर अपना फोन लेकर छत पर जाती है। नीतू को ऐसे छुपकर ऊपर जाता देख मीरा अपनी नंद का पीछा करती है। वो नीतू को छुपकर देखने लगती है, जहाँ वो देखती है कि नीतू किसी से कॉल पर बात कर रही है। ये देखकर मीरा नीचे चली जाती है और अगले दिन वो नीतू से बोलती है, आप कल रात को नंदोई जी से बात कर रही थी ना? भाभी, आप मुझ पर नजर रख रहे हैं कि मैं किससे बात करती हूँ और किससे नहीं? मैं बस पूछ रही थी ताकि आपकी मुश्किलें कम कर सकूं। आप अपनी परेशानियों को कम करो भाभी, मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नीतू मीरा को सुना ही रही होती है कि तभी नीतू के फोन पर एक कॉल आता है और वो नंबर जानू के नाम से सेव होता है। जानू नाम देखकर मीरा के दिमाग में नीतू को लेकर शक पैदा होता है और नीतू जल्दी से अपना फोन लेकर एक कोने में जाकर कॉल पर बोलती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। नीतू का ये बिहेवियर देखकर मीरा उस पर नजर रखने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नीतू किसी काम से बाहर जाती है। उसको बाहर जाता देख मीरा उसका पीछा करती है, तो वो देखती है कि उसकी नंद एक पार्क में किसी लड़के से मिलकर बोल रही है, जानू, अब तुम्हें तो पता है ना कि मेरे नशेड़ी पति को पता चल गया था मेरे बारे में, इसलिए उसने मुझे घर से निकाल दिया और अब मैं अपने मायके में हूँ। और मेरी माँ तो खुद मेरे भैया भाभी के टुकड़ों पे पलती है, तो मेरा खर्चा कहाँ से निकालेगी? मुझे सब पता है नीतू, तभी तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी? जान, पर अभी तो मेरा तलाक भी नहीं हुआ है। जब तक मेरा तलाक नहीं हो जाता हम शादी कैसे कर सकते हैं? नीतू, जब तुम्हें अपने पति के साथ रहना ही नहीं है तो तुम उस नशेड़ी से तलाक क्यों नहीं ले लेती? जान, एक बार हालात ठीक हो जाने दो ना, फिर हम आराम से शादी कर लेंगे। और हाँ, मैंने तुमसे कुछ पैसे मांगे थे, वो ले आए तुम? मेरी जान मुझसे कुछ मांगे और मैं वो ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? सो स्वीट यार, तुम कितने अच्छे हो। काश मेरी शादी उस नशेड़ी से ना होकर तुमसे हुई होती, आज मैं ऐश की जिंदगी जी रही होती। बेबी, मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहें, पर तुम ही नहीं होना चाहती। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जान, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी मिलूंगी तुमसे। इतना बोलकर वो लड़का नीतू को कुछ पैसे देता है और कुछ देर बातें करने के बाद नीतू वहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ वो एक और लड़के से मिलकर उससे भी कुछ पैसे लेती है। ये सब देखकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से घर जाकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी, बहुत घमंड था ना आपको अपनी बेटी पर आपको नहीं पता कि आपकी बेटी कितनी गिरी हुई है।
बहू, तुम मुझसे मेरी बेटी के बारे में बात कर रही है, इसलिए थोड़ा जुबान पर लगाम लगाकर बात कर। माँ जी, मैं तो फिर भी अच्छा ही बोल रही हूँ, क्योंकि दीदी के जो कारनामे हैं ना, उससे लोग उन्हें चरित्रहीन ही बोलेंगे। अपनी बेटी के लिए ये शब्द सुनकर उषा अपनी बहू पर हाथ उठाते हुए उससे बोलती है, मैंने तुझे बहू न मानकर अपनी बेटी माना, और तुम मेरी बेटी अपनी ही ननद को चरित्रहीन बोल रही है। माँ जी, अगर मैं गलत निकली तो आप मेरे चरित्र पर उंगली उठाकर मुझे इस घर से बाहर निकाल देना, पर मैं सही निकली तब आप क्या करेंगी? अगर तू सही निकली तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरी कोई बेटी भी है। ये सुनते ही मीरा अपनी सास को नीतू का एक वीडियो दिखाती है, जिसमें नीतू 2 अलग अलग लड़कों से बातें कर रही होती है और उनसे गले लगकर कुछ पैसे लेती है। ये सब देखकर उषा को विश्वास नहीं होता, और जैसे ही नीतू घर आती है, वो नीतू का पर्स लेकर तलाशी करती है और उसके बैग में नोटों की गड्डी देखकर उषा उससे बोलती है, नीतू बेटा, ये इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? वो माँ, ये पैसे? हाँ, ये मेरी एफडी थी बैंक में, वही तुड़वाई है मैंने, उसी के पैसे हैं। पर बेटा, तुझे एफडी तुड़वाने की क्या जरूरत थी? दामाद जी का नशा छुड़ाने के लिए तो तेरा भाई नशा मुक्ति भेज ही रहा था ना, सारा खर्च भी उठाने को तैयार था। हाँ, मुझे पता है माँ, पर मैं नहीं चाहती कि भैया परेशान हो। तू सच में किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, या फिर तूने सबको इतना परेशान कर दिया था कि दामाद जी ने तुझे घर से ही निकाल दिया? माँ भी क्या बोल रही हो? नीतू के सवाल करते ही उषा उसको वो वीडियो दिखाती है जो वीडियो मीरा ने उसे दिखाई थी। नीतू का सारा सच बाहर आते ही नीतू के अंदर का गुस्सा भी बाहर आ जाता है और वो बोलती है, तो आप मुझे चरित्रहीन बोल रही है? अरे, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो तब आपका प्यार कहाँ गया था, जब आपने मेरी शादी एक नशेड़ी से करवा दी। वैसे ही मेरी पूरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, अब कौन होती है आप उसमें दखल देने वाली? आप माँ जी से ऐसे बात कर रही हैं, जिन्होंने आपसे हमेशा इतना प्यार किया। अरे, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको कोई चरित्रहीन बोलता है तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका कोई चरित्र ही नहीं है। नहीं है मेरा कोई चरित्र, जिसको जो बोलना है वो बोले। मुझे सिर्फ पैसों से प्यार है। बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि तूने मुझे कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। हाँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, रह लूंगी अकेले। तो निकल जा मेरे घर से। अरे, तुम लोग क्या मुझे अपने घर से निकालोगे? मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे, बहुत चाहने वाले हैं मेरे, एक बार हाथ बढ़ाऊंगी ना तो 10 लोग पकड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, समझे आप? और अगर आपको कोई झेल ना पाए दीदी, तो हमारे घर की ओर अपनी नजर मत घुमाना। अरे, मैं तो क्या, मेरे पैर की जूती भी इस घर को नजर उठा के ना देखे। इतना बोलकर नीतू अपने पैसे और अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है और अपने जानू को कॉल करके उससे हेल्प मांगती है, पर उसके बुरे समय में भी कोई उसका साथ नहीं देता और उसको ये समझ आ जाता है कि अपने अपने होते हैं और पैसों से प्यार करने वाले सिर्फ पैसों से ही प्यार करते हैं, और इस तरह नीतू अपनों की नजरों में गिर जाती है। रणवीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसने बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए गेम बनाए थे। आजकल उसने एक नई गेम की कंपनी को ज्वाइन किया था। वो अपने ऑफिस में बैठकर घंटों तक गेम को डिजाइन करता था। शहर में अकेला होने की वजह से वो ऑफिस काफी जल्दी आ जाया करता था और काफी देर तक ऑफिस ही रुका करता था। एक दिन ऑफिस से उसका ट्रांसफर मुंबई हो जाता है और रणवीर प्लेन से मुंबई के लिए निकल पड़ता है। प्लेन में उसकी मुलाकात एक विनीता नाम की लड़की से होती है। हेलो, एक्सक्यूज मी डूड, क्या मैं आपकी विंडो सीट पर बैठ सकती हूँ? जी जरूर, मुझे आपकी सीट पर बैठने में कोई एतराज नहीं है। मैं विनीता हूँ, मुझे लैंडस्केप शूटिंग करने का काफी ज्यादा शौक है। मैं काफी सारे पिक्चर्स क्लिक करती हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? जी जरूर लीजिए, कुछ यादें ऐसे ही तो यादगार बनती हैं। इसके बाद विनीता रणवीर के साथ सेल्फी क्लिक करके बैठ जाती है और रणवीर उसे कहता है, हेलो, मैं रणवीर हूँ और मैं एक इंटरनेशनल गेमिंग कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर हूँ। वाओ रणवीर, दैट्स टू ग्रेट। वैसे आप मुंबई क्यों जा रही हो? इतना बड़ा सपनों का शहर है ये। तो ठीक है, मैं भी जा रही हूँ अपनी किस्मत और कुछ अधूरे ख्वाब लेकर। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी मुशायरे में हिस्सा लेने जा रही हैं? अरे नहीं यार, बस यूँ ही कभी कभी थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। वैसे मैं एक मॉडलिंग फोटोशूट के लिए जा रही हूँ। आप मॉडलिंग भी करती हैं? मैं
हर चीज ट्राई करती हूँ। अगर पसंद आई तो जारी रखती हूँ, वरना वहीं छोड़ देती हूँ। वैसे आज से पहले आप कितनी बार मुंबई जा चुकी हैं? मेरा आना जाना लगा रहता है मुंबई में, मैं वहीं से हूँ। और आप? मैं तो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानता। फिक्र मत करो, तुम्हारे रहने का इंतजाम मैं कर सकती हूँ। आपका शुक्रिया। मौसम काफी ज्यादा खराब होने की वजह से वो लोग देर रात को लैंड करते हैं। एयरपोर्ट पे आने के बाद अचानक से विनीता कहती है, अरे यार, रात के 2 बज गए, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? क्यों, क्या हुआ? अभी टैक्सी मिल जाएगी, हम जा सकते हैं। नहीं यार, नहीं जा सकते, क्योंकि आज मुंबई में टैक्सी वालों की हड़ताल चल रही है। हमें आसपास के ही किसी होटल में रुकना पड़ेगा और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। कहाँ मैं तुम्हें ठहरने के वादे कर रही थी और कहाँ मेरे पास खुद के रहने का ठिकाना नहीं है। तुम पैसों की चिंता मत करो, होटल का रेंट मैं भर दूंगा। अभी रात काफी ज्यादा हो रही है, तुम बस जल्दी से होटल ढूंढो। मौसम भी खराब हो रहा है, जो भी करना है थोड़ा जल्दी करो। होटल तक पहुँचते पहुँचते बारिश शुरू हो जाती है और उन दोनों को मजबूरन एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर रात गुजारनी पड़ती है। रात भर उन दोनों के बीच काफी बातें होती है। इस बीच उन दोनों ने एक दूसरे से काफी गहराई की बातें की थी और एक दूसरे को अच्छे से जान लिया था। फाइनली जब हड़ताल खुली तो दोनों थोड़े मायूस होकर अपने अपने रास्ते पर जा रहे थे और उन्होंने एक दूसरे से कांटेक्ट में रहने के लिए एक दूसरे से नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था। अब वो दोनों रात भर बातें करने लगे और एक दिन विनीता ने रणवीर को कॉल किया और रणवीर ने फोन उठाकर बोला, हाँ विनीता, बोलो, कैसी हो तुम? रणवीर, दिन काफी अधूरा अधूरा सा गुजर रहा है। जब से तुमसे मिली हूँ, तुम्हारे बिना एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ। अच्छा विनीता, तुम एक काम करो, हमारी कंपनी ने एक नया गेम लॉन्च किया है, तुम एक बार उसे ट्राई करो। दोनों साथ में मिलकर खेलेंगे, काफी मजा आएगा। ठीक है, अभी डाउनलोड करती हूँ। कुछ इस तरह विनीता और रणवीर दोनों एक साथ पबजी खेलना शुरू कर देते हैं और साथ ही पबजी खेलने की वजह से उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और साथ ही साथ विनीता को पबजी की लत लग जाती है। वो अपने काम धाम छोड़कर सिर्फ पबजी खेलने में लगी रहती थी। एक दिन रणवीर विनीता को कॉल करता है और विनीता कॉल उठाकर थोड़ा गुस्से में बोलती है, रणवीर, मैं काफी इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, प्लीज मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। विनीता का ये नया अंदाज देखकर रणवीर को बहुत अजीब लगता है, मगर वो क्या ही कर सकता था। वो खुद से बोलता है, विनीता ने आज से पहले तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया, कुछ तो गड़बड़ है, जाके देखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रणवीर चुपचाप अपनी गाड़ी से विनीता के घर के लिए निकल जाता है और जब वो विनीता के घर के बाहर पहुंचता है तो उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। कोई बचाओ मुझे, प्लीज मेरी मदद करो, वरना मैं मर जाऊंगी। कोई जल्दी बचाओ मुझे, मुझे गोली लगी है। ये आवाजें सुनकर रणवीर खुद से बोलता है, ये आवाजें तो विनीता की लगती है, लगता है वो किसी बहुत बड़े खतरे में है और उसे गोली भी लगी है। मैं पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को फोन कर देता हूँ और उनका आने का इंतजार करता हूँ, क्या पता खूनी अंदर ही हो और मुझे भी गोली मार दे। ऐसा सोचकर रणवीर फटाफट से पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और एम्बुलेंस भी, और रणवीर पुलिस ऑफिसर से कहता है, सर मैंने ही आपको फोन करके बुलाया था, मैं रणवीर हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड विनीता की जान खतरे में है, उसे गोली लगी है और अपने ही घर में बंद है वो। प्लीज सर, आप कैसे भी करके उसे बचा लीजिए। ठीक है रणवीर, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होने देंगे हम विनीता को। ऐसा कहकर पुलिस ऑफिसर घर का दरवाजा तोड़ देते हैं। जब रणवीर उसे सही सलामत देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले ही हाथ पांव जोड़कर पुलिस ऑफिसर और एम्बुलेंस वालों से माफी मांगने लगता है और तब रणवीर विनीता से पूछता है, विनीता, तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हें किसने गोली मारी थी? अरे यार रणवीर, तुम भी ना पता नहीं क्या को क्या समझ लेते हो। अरे मैं तो पबजी खेल रही थी यार, गेम के अंदर मुझे गोली लगी थी और मैं अपने टीम मेंबर्स को बोल रही थी कि मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। ये सुनकर रणवीर अपना सर पीट लेता है। एक दिन रणवीर विनीता की इन हरकतों से परेशान हो जाता है और वो विनीता से कहता है, विनीता, ये क्या लगा रखा है दिन भर? पबजी पबजी और पबजी, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या जिंदगी में?
आज तो तुम्हें एक ही चुनना पड़ेगा। अगर आज भी तुमने पबजी को चुना तो इस जिंदगी में मैं तुम्हें कभी दोबारा शक्ल नहीं दिखाऊंगा। विनीता बिना कुछ कहे पबजी खेलती रहती है। रणवीर की बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर रणवीर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ लगातार पबजी खेलने की वजह से उसकी आंखें खराब होने लगती है और उसे ठीक से दिखाई देना बंद हो जाता है। और एक दिन वो रणवीर को कॉल लगाकर बोलती है, रणवीर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 6-7 घंटे लगातार पबजी खेलो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मुझे फोन मत करना। ये सुनकर विनीता रोने लगती है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद रणवीर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसका आई चेकअप करवाता है। तब पता चलता है कि ज्यादा पबजी खेलने की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई है। डॉक्टर ने उसे एक चश्मा और कुछ दवाइयाँ दी और इसी के साथ उसे कम मोबाइल चलाने की सलाह भी दी। कुछ ही दिनों में विनीता की आंखें ठीक हो जाती है और उसके बाद वो पहले जैसा प्यार करने लगते हैं और विनीता पबजी खेलना छोड़ देती है। तनु और हर्ष बरसात का मजा लेते हुए भुट्टा खा रहे थे। तभी तनु हर्ष का हाथ थामकर बोलती है, याद है ना हर्ष, हम पहली बार ऐसे ही बारिश में मिले थे। हाँ बिल्कुल मेरी जान, मुझे सब याद है। तनु जैसे ही अपने कॉलेज से निकलकर बस स्टैंड पर पहुंचती है, तभी जोर से बारिश होने लगती है और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखों के सामने पूरे रोड पर पानी भर जाता है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे यार ये क्या है, गंगा यमुना सरस्वती एक साथ बहती हुई नजर आ रही है। हे भगवान, मैं घर कैसे जाऊंगी, ऊपर से भीग भी गई हूँ। तभी वहाँ एक बहुत ही हैंडसम लड़का हर्ष आता है और अपनी बाइक तनु के पास रोक देता है और रोककर बोलता है, हेल्प चाहिए आपको? नहीं, मैं तो बारिश के मजे ले रही हूँ। अरे हेल्प चाहिए तभी तो खड़ी हूँ। ओ मैडम, गुस्सा ना होइए, आइए मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। वैसे भी पानी बहुत ज्यादा भरा है, आपको कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिलेगा। ठीक है, बैठ जाती हूँ। इतना कहकर तनु हर्ष के साथ बाइक पर बैठ जाती है और अपने गीले बालों को झाड़ने लगती है। तभी हर्ष बाइक के शीशे से उसे देखता है और मन ही मन में सोचता है, ये दिलकश है ये रहा, साथ है मेरे महबूब की आए, लाख बार देखकर भी मन ना भरा जिसे, कितनी जानलेवा है ये उनकी अदाएं। तभी तनु का ध्यान हर्ष पर जाता है और वो उससे बोलती है, जी क्या हुआ, क्या देख रहे हैं आप? जी आपको नहीं, वो मेरा मतलब कि आपको कहाँ जाना है बता दीजिए, मैं वहीं उतार दूंगा। जी वो बिल्लू हलवाई के पास उतार देना, वही पास में है मेरा घर। वैसे आपका नाम क्या है? तनु, और आपका? जी हर्ष। कुछ ही देर में तनु की मंजिल आ जाती है और हर्ष वहीं बाइक रोक देता है। तभी वो देखती है कि वहाँ भी हर तरफ पानी है, जिसे देखकर वो बोलती है, ओहो, अब कैसे जाऊँ, गली में तो हर तरफ पानी भरा हुआ है, मैं फिसल गई तो। तभी हर्ष बाइक से उतरकर बोलता है, तन्नू आपकी मदद कर दूं? आप कैसे? अरे आप मेरा हाथ थाम लो, आपको इस पानी में गिरने नहीं दूंगा, पक्का। हर्ष की बात मानकर वो उसका हाथ थाम लेती है और हर्ष उसे संभालता हुआ पानी पार करवा देता है। तभी तनु का पैर लड़खड़ा जाता है और हर्ष उसे अपनी बाहों में थामकर बचा लेता है। साथ ही जोर से बादल गरजने लगते हैं। तभी तनु बोलती है, आप ना होते ना मैं तो गिर ही जाती। पर गिरी तो नहीं ना। वैसे एक बात कहूँ? जी कहिए। जी अब बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज्यादा, सच में। थैंक यू, अब मैं चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी। हाय, जल्दी आए वो दिन, अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर हर्ष अपनी बाइक स्टार्ट करता है और बारिश का मजा लेते हुए वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और एक दिन हर्ष मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है। शॉपिंग करते करते उसे तेज की भूख लगने लगती है, जिसके बाद वो मॉल के कैफे एरिया में बैठकर कुछ खाने लगता है। तभी उसकी नजर अपने पास वाले टेबल पर गुमसुम सी बैठी तनु पर जाती है। वो उसके पास जाता है और उसे बोलता है, हेलो तनु। ओ हाय हर्ष, क्या हुआ, ऐसी गुमसुम सी क्यों बैठी हो आप? मुझे भूख लगी है, मेरे पेटीएम में भी पैसे नहीं है, कैश भी घर पर रह गया, सिर्फ मेट्रो कार्ड में पैसे हैं, वो भी घर जाने के लिए, इसलिए पोस्टर देखकर ही पेट भर रही हूँ। ओह सो क्यूट, बस इतनी सी बात। चलो बताओ आपको क्या खाना है? मुझे बर्गर, फ्रेंच फ्राई और हाँ
कोल्ड ड्रिंक, बस इतना सा। ठीक है, आप वेट करो, मैं लाता हूँ सब। इतना कहकर हर्ष जल्दी से ऑर्डर प्लेस करके सारे खाने की चीजें मंगा लेता है और तनु को देता है, जिसे देखकर उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। दोनों मिलकर मील को एंजॉय करते हैं और हर्ष बोलता है, तन्नू, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? बिल भरने को मत कहना, बाकी जो दिल चाहे बोल दो। तन्नू, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आज से नहीं, जब से आपको कॉलेज में पहली बार देखा था तब से। उस दिन मैं आपको ढूंढते हुए ही आया था कि कहीं इतनी बारिश और पानी में आप फंस ना जाओ, और किस्मत से आप मुझे मिल भी गईं। I just wanna say, will you be my girlfriend? मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं रेडी हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। इस तरह दोनों के प्यार की गाड़ी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। देर रात तक बातें करना, घूमना फिरना, इन सब का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन दोनों मूवी देखने जाते हैं और बाहर मौसम कहर ढा रहा होता है। तेज हवा के साथ बारिश आने लगती है। जैसे ही दोनों सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बारिश हो रही है। तभी हर्ष बोलता है, तनु, मुझे लगता है यहीं साइड में रुककर वेट कर लेना चाहिए। बारिश कभी भी तेज हो सकती है। नहीं नहीं, आज मुझे आपके साथ भीगना है। पर डार्लिंग, ज्यादा भीगोगी तो आप बीमार हो जाओगी, ठंड लग जाएगी। पर आप तो हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, फिर मुझे क्या होगा? अच्छा जी, ये बात है, चलो फिर चलते हैं। इतना कहकर हर्ष जल्दी से बाइक स्टार्ट करता है और तनु उससे चिपक के उसके पास बैठ जाती है। तभी हर्ष बोलता है, अरे ठंड लग रही है। अच्छा, मेरे जानू को ठंड लग रही है? बहुत, हवा बहुत ठंडी है। अच्छा, अब भी लग रही है? नहीं, अब तो सुकून मिल रहा है बहुत। दोनों ऐसे ही बाइक पर राइड एंजॉय करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी मौसम का कहर और बढ़ जाता है। बारिश की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। तेज हवा के साथ ओले गिरने शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते बाइक चला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी तनु बोलती है, हर्ष रुकिए, बाइक यही रोक दीजिए, और आगे जाना ठीक नहीं है जब तक बारिश कम ना हो जाए। ठीक है, रुकिए, मैं रोकता हूँ बाइक साइड में, आप ध्यान से उतरना। इतना कहकर हर्ष एक चाय की दुकान के साइड में बाइक खड़ी करता है और तनु वहाँ उतर जाती है, जिसके बाद दोनों दुकान के बाहर लगे टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी हवा के साथ कुछ ओले आकर तनु के सर पर लगते हैं और वो बोलती है, आउच! अरे ये ओले हैं या बम के गोले, कैसे धन से मेरे सर पे लग रहे हैं। ओ बेबी, आप आओ मेरे पास, इधर आ जाओ थोड़ा। हर्ष, ये बारिश तो रुक ही नहीं रही है, ऊपर से इतना पानी भरता जा रहा है। बाइक चलाकर कैसे जाएंगे हम घर? बेबी, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, आपको टाइम से घर पहुँचा दूंगा, चाहे तैर कर क्यों न जाना पड़े। यार, मुझे बहुत चिंता हो रही है। दोनों को इंतजार करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं, पर हवा और बारिश कम ही नहीं होती, जिसके बाद तनु हर्ष से बोलती है, हर्ष, मुझे लगता है हमें इस पानी को ऐसे ही पार करना होगा। मेरे फोन पर घर से कॉल पे कॉल आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कॉल उठा के कहूँ तो क्या कहूँ। आपको पक्का यकीन है ना कि आप चल लोगी? हाँ हाँ, मैं चल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। जहाँ पानी कम होगा वहाँ से हम बाइक स्टार्ट कर लेंगे। हर्ष अपने दोनों हाथों से बाइक को सड़क के पानी में चलाना शुरू करता है और तनु संभल कर हर्ष को पकड़ लेती है। और हर्ष जहाँ बाइक को संभालता है तो वहीं तनु उसका कंधा पकड़कर धीरे धीरे चलती है, और इसी के साथ ही तनु का बदन ठंड से पूरी तरह कांपने लगता है। तभी हर्ष उसे देखकर बोलता है, तन्नू, आप बीमार हो जाओगी, हम और आगे नहीं जा सकते। लेकिन हमें जाना होगा हर्ष, हम यहाँ नहीं रुक सकते। हर तरफ पानी ही पानी है, क्या करूँ मैं? आप कुछ मत करिए, बस चलते रहिए। इतना कहकर दोनों फिर से चलना शुरू करते हैं। बहुत दूर तक पानी में चलते जाते हैं, जिसके बाद उनको सड़क पर पानी कम नजर आता है। हर्ष सबसे पहले अपनी बाइक को साइड में खड़ी करता है और उसे जोर से गले लगा के बोलता है, तनु, आप ठीक है ना? अरे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, बस अब आप और इस पानी में नहीं चलेंगी। बाइक बंद होती है तो हो जाए, आप बैठिए बस। इतना बोलकर जैसे तैसे हर्ष बाइक चालू करता है और तनु को बैठाता है और धीरे धीरे पानी में बाइक चलाता हुआ वो रोड को क्रॉस कर लेता है और तनु को उसके घर छोड़ देता है। तभी तनु देखती है कि उसके घर पर ताला लगा है
तभी वो अपनी मम्मी को कॉल करती है और बोलती है, हेलो मम्मी, कहाँ है आप? बेटा, मैं और तेरे पापा तेरी मासी के घर आए थे, लेकिन बारिश की वजह से हम आज रात घर नहीं आ पाएंगे। बेटा, यहाँ चारों तरफ पानी भर गया है, तू अपनी सहेली के घर ही रुक जाना, ठीक है? इतना कहकर तनु की मम्मी फोन रख देती है और वो हर्ष को सारी बात बताती है, जिसके बाद दोनों हर्ष के घर जाते हैं और हर्ष तनु को अपने कुछ कपड़े पहनने को देता है और थोड़ी देर बाद तनु चेंज कर लेती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और बारिश की रात में प्यार भरे लम्हे साथ बिताते हैं। आज भी देखो, तुम हो, मैं हूँ और ये बरसात है और हमारा प्यार है। हाँ हर्ष, और ये प्यार यूं ही बढ़ता रहेगा मेरी हर सांस के साथ। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू लव। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और बारिश में भीगते भीगते घर चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।